हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिच एजुकेशन प्लेटफॉर्म चैनल। तो दोस्तों, आज ये हमारा क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर पे सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा देखा था कि रॉ वाटर क्या होता है। रॉ वाटर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ तीन थी वो हमें देखा था, जो कि फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर एंड बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। इनको हमने देखा था। फिर हमने फिजिकल को इलेबोरेट किया था कि फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर क्या होते हैं। तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर वो होते हैं विच कैन बी फेड एंड सेंस्ड बाय आवर सेंसेस। फिर वो 5 तरह के होते हैं, हमने उनको देखा था। कौन कौन से? सस्पेंडेड सॉलिड्स, कलर, टेस्ट एंड ओडर, टर्बिडिटी एंड टेम्परेचर। इसमें से हमने फर्स्ट जो सस्पेंडेड सॉलिड था उसको स्टार्ट किया था। सस्पेंडेड सॉलिड्स उसका हमने देखा था कि उसका सोर्स क्या कौन कौन से थे। सोर्स तीन थे हमारे: इनऑर्गेनिक सोर्स लाइक ग्रेवल वगैरह, ऑर्गेनिक सोर्स लाइक प्लांट फाइबर्स, प्लैंकटन एंड इमिसिबल लिक्विड्स। फिर हमने देखा था कि उसमें उसका इम्पैक्ट क्या क्या था। तो इम्पैक्ट हमने देखे थे 4 तरह के हो सकते हैं। पहला ये था कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है क्योंकि एस्थेटिकली डिसप्लीजेंट होता है। सस्पेंडेड सॉलिड अगर पानी में आ गया तो वो हमारे दिमाग पे कहीं ना कहीं असर डालता है कि ये पानी अच्छा नहीं है। हमें अगर बदबूदार पानी मिल गया तो हमें पानी पसंद नहीं आता ना, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो गया। सेकंड हो गया कि इंक्रस्टेशन इन पाइप, मतलब कि जब वाटर फ्लो करता रहता है तो सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्लो के साथ साथ पाइप में बैठने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? क्रॉस सेक्शन कम होने लगता है, जिसे बोलते हैं इंक्रस्टेशन, मतलब सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो क्रॉस सेक्शन कम होगा तो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी पे फर्क पड़ता है। तीसरा हमने देखा था कि अगर सस्पेंडेड सॉलिड्स हमारे ऑर्गेनिक इन नेचर हुए तो वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ावा देते हैं। और फोर्थ हमने देखा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्प्शन साइट की तरह काम करते हैं। क्या? सस्पेंडेड सॉलिड, मतलब अगर वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट है तो वो एज एड्जॉर्प्शन साइट काम करता है फॉर डिजीजेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये 4 इम्पैक्ट थे। उसके बाद हमने देखा था मेजरमेंट हमने ऐसे जल्दी जल्दी देख लिया था, लेकिन उसको आज फिर से डिटेल में एकदम स्टार्टिंग से मतलब उसको देखेंगे मेजर कैसे किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। क्या करते हैं कि हमने रॉ वाटर को लिया, तो रॉ वाटर उसको एक बीकर में हमने ले लिया। हमें मेजर करना है ना, बीकर में हमने ले लिया उसको। तो जैसे ये हमारा सैंपल है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रेजेंट? इसमें वाटर प्रेजेंट है और सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट है। सस्पेंडेड सॉलिड हमारे इसमें 2 फॉर्म में प्रेजेंट है। एक तो मतलब कि जो सस्पेंडेड फॉर्म में, मतलब सॉलिड्स 2 फॉर्म में प्रेजेंट है, एक सस्पेंडेड फॉर्म में और एक डिजॉल्व फॉर्म में है। तो हमें अगर टोटल सॉलिड पता करना है कि इस बीकर में पानी के अलावा, मतलब पानी के साथ कितना टोटल सॉलिड प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे 104 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो हमें यहाँ टोटल सॉलिड मिल जाएगा। टोटल सॉलिड मतलब सस्पेंडेड फॉर्म में जो प्रेजेंट है और जो डिजॉल्व है वो भी इसमें मिल जाएगा अगर 104 पे हीट कर दिया। टोटल सॉलिड मतलब सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है। टोटल सॉलिड पता करना है हमें। तो हाँ, हमने एक चीज़ और देखी थी कि ये जो टेक्निक होती है सस्पेंडेड सॉलिड का मेजरमेंट किया जाता है, ये जो टेक्निक है इसको बोलते हैं ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक। ग्रेवियोमेट्री, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा नाम से ही, ग्रेविटी नाम इसमें मतलब समझ में आ रहा है, ग्रेविटी से कुछ इसका लेना देना है। तो लेना देना बिल्कुल सही है। ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें कि वेट ऑफ द पैरामीटर इज नोटेड, मतलब वेट ऑफ पैरामीटर के हिसाब से हम इसका मेजरमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक। इसको थोड़ा याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये टर्म बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। तो हमने देखा अगर टोटल सॉलिड पता करना है किसी भी सैंपल में तो हमने इसको हीट कर दिया 104 पे। अब
हमें क्या करना है, हमें अलग अलग पता करना है कि मतलब इसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स कितने हैं और डिजॉल्व सॉलिड्स कितने हैं। अच्छा एक चीज़ और, जो सॉलिड्स होते हैं ये अपने आप में दो तरीके के होते हैं। एक मतलब हमारा ऑर्गेनिक नेचर होता है, एक हमारा इनऑर्गेनिक नेचर होता है। मतलब अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमें भी जो सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो हमें जो मिलेगा ये पूरा नहीं मिलेगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मिल के सॉलिड को बना रहे हैं। इसमें से क्या होता है, ऑर्गेनिक अगर हम हीट करेंगे तो ऑर्गेनिक वाला ये वोलेटाइल इन नेचर होता है। वोलेटाइल मतलब अगर हम सॉलिड को हीट कर देंगे तो ये ऑर्गेनिक वाला जो है ये इसका कंपोनेंट जो है ये उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और हमें जो बचा हुआ मिलेगा वो सिर्फ इनऑर्गेनिक मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम पता करेंगे कि सस्पेंडेड सॉलिड कितना है अलग से और डिजॉल्व सॉलिड कितना है अलग से, और उसमें से भी सस्पेंडेड में भी ऑर्गेनिक कितना है इनऑर्गेनिक कितना, सब पता करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे स्टार्ट देखते हैं क्या है। तो इसको बना रहने देते हैं, बस इधर हमें थोड़ा सा जगह चाहिए बस। अब हमें क्या करना है, डिजॉल्व अलग से पता करना है और सस्पेंडेड सॉलिड्स अलग से पता करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो सैंपल है इसको हम एक मेम्ब्रेन एक उससे पास कर देंगे, फिल्टर मेम्ब्रेन से। इसको हमने क्या किया, ऐसे पास कर दिया। तो क्या होगा, और नीचे एक अलग से बीकर रखा, क्या होगा कि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो हमारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वो उसमें पास तो हो नहीं पाएंगे मेम्ब्रेन से। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स हो गए। और नीचे जो होगा वो वाटर जाएगा, और वाटर के साथ क्या जाएगा, करेक्ट, वाटर के साथ ये हमारा डिजॉल्व सॉलिड होगा। तो अब हम देखिए एक तरह से क्या हो गया, टोटल सॉलिड में से अलग अलग हो गए ना, सस्पेंडेड अलग हो गया, डिजॉल्व अलग हो गया। अब सस्पेंडेड अलग हो गया, डिजॉल्व अलग हो गया, इनमें से हम फिर अलग अलग निकाल लेंगे ऑर्गेनिक कितना है और इनऑर्गेनिक कितना है। वो कैसे करते हैं आइए देखें। देखिए क्या होगा, अब क्या हो गया, ये हमारा फिल्टर मेम्ब्रेन है, सस्पेंडेड सॉलिड अलग मिल गया हमको। इसमें ये क्या है ऊपर, यहाँ सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट है, इसके साथ वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि ये पानी में था तो एकदम से फिल्टर करने के बाद पूरी तरह से तो वाटर इसमें मतलब पानी तो उड़ जाएगा नहीं, कहीं पानी प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो सस्पेंडेड सॉलिड के सरफेस पे जो वाटर चिपका हुआ था वो वाटर हट गया। अब हमें पूरी तरह से सस्पेंडेड सॉलिड, ड्राई सस्पेंडेड सॉलिड्स मिल गए। सस्पेंडेड सॉलिड मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इसको 600 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे, जिसमें मफी फर्नेस में। सस्पेंडेड सॉलिड को हीट करेंगे 600 से 650, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इस पे हीट करेंगे तो मैंने क्या बताया था कि दो तरह के इसमें फर्दर हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हमारा वोलेटाइल इन नेचर था, तो ऑर्गेनिक अब उड़ जाएगा, और जो बचा वो मिलेगा हमें होगा इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है एकदम, मतलब बेसिक्स एकदम एकदम लेके चल रहा हूँ मैं। क्या किया, इसको फिल्टर मेम्ब्रेन से अलग अलग किया, सस्पेंडेड हमें अलग मिल गया। इसको हमने हीट किया 104 पे, तो उसके साथ जो वाटर था वो चला गया। अब सस्पेंडेड सॉलिड को हमने 600 से 650 में टेम्परेचर पे माफी फर्नेस में हीट किया, तो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड वोलेटाइल होता है इसलिए उड़ गया, और जो बचा वो हमारा इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। तो अच्छा आप फिर कहेंगे हमें सस्पेंडेड सॉलिड यहाँ मिल गया था, टोटल वेट कितना सस्पेंडेड सॉलिड का, और इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड का हम यहाँ मेजर कर लेंगे। जो ऑर्गेनिक गया तो वो कहाँ गया, वो एकदम सिंपल मैथ से निकाल लेंगे कि जो हमारा ऑर्गेनिक ये ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड जो हमारा है वो कैसे निकलेगा, जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड है उसमें से अगर इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही तो हमारा ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। एकदम सिंपल, देखिए तो हमें मिल गया ना, सस्पेंडेड टोटल मिल गया,
ऑर्गेनिक भी मिल गया, इनऑर्गेनिक मिल गया। अब आइए डिजॉल्व पे बात करते हैं। डिजॉल्व सॉलिड में क्या है हमारा कि यहाँ पे मतलब इसमें डिजॉल्व सॉलिड है, वाटर है प्रेजेंट, तो इसको भी हम 104 डिग्री पे हीट कर देंगे, 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो पानी सारा चला जाएगा। टोटल हमें जो मिलेगा डिजॉल्व सॉलिड मिलेगा। इसको भी फर्दर हम उसी तरह से जैसे यहाँ पे किए थे मफी फर्नेस में 600 से 650 600 टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे, तो हमारा ऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड इवेपोरेट हो जाएगा और जो मिलेगा वो होगा हमारा इनऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड। डिजॉल्व सॉलिड मिल गया, इनऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड मिल गया। अब ऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड कैसे मिलेगा? डिजॉल्व सॉलिड में से इनऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड को माइनस कर दीजिए, डिजॉल्व, ठीक है, सब कुछ मिल गया। टोटल सॉलिड भी हमें यहाँ मिल गया था। फिर उसके बाद सस्पेंडेड सॉलिड मिल गया अलग से, सस्पेंडेड में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिल गया, डिजॉल्व सॉलिड अलग से मिल गया हमको यहाँ पे, उसमें भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मिल गया, सब हमें यहाँ पता चल गया। तो यही बस हमारा इतना ही है मेजरमेंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे, इसलिए मैं पॉइंट्स भी डिक्टेट कर देता हूँ। आप पहले इसको बना लीजिए, इसके बाद पॉइंट्स में डिक्टेट कर दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज कर लीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और इसको बना लीजिए। अब मैं पॉइंट्स बोल देता हूँ। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, सॉलिड्स इन वाटर आर डिटरमाइंड यूजिंग द ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक। ब्रैकेट में लिखिए ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक इज द टेक्निक इन विच द वेट ऑफ पैरामीटर इज नोटेड। देन टोटल सॉलिड्स इन वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय पासिंग द सैंपल थ्रू द फिल्टर। टोटल सॉलिड, ये यहाँ की बात कर रहे हैं। Total solids in water can be determined by heating the sample at 104 degree centigrade. Next point, suspended solid in water are determined by passing the sample through the filter. ये बात कर रहे हैं हम suspended solid की। By passing the sample through the filter and heating the residue left over the filter at 104 degree centigrade. यहाँ इसकी बात कर रहे हैं। Next point, organic solids both in total and suspended form are determined by heating the sample and the residue left over the filter at 600 to 650 degree centigrade, at which the organic solids being volatile in nature are converted into vapors, leaving behind inorganic solids or fixed solids or non-volatile solids. यहाँ पे हमारा मेजरमेंट खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सस्पेंडेड सॉलिड पे लास्ट पॉइंट, दैट इज लिमिट। मतलब कि कितना अलाउड है और कितना ज़्यादा अगर आ गया तो हम इसको पानी को रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं ये हमारे यूज़ के लायक नहीं है। इसमें पहला होता है हमारा एक्सेप्टेबल लिमिट। एक्सेप्टेबल लिमिट लिख लीजिए। एक्सेप्टेबल लिमिट है हमारी 500 mg पर लीटर। मतलब 1 लीटर में अगर 500 mg मिलीग्राम्स तक है तो एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट लिखिए कॉज फॉर रिजेक्शन। कॉज फॉर रिजेक्शन मतलब कि अगर इस लिमिट से ज़्यादा हो गया पानी में सस्पेंडेड सॉलिड तो पानी को हम यूज़ नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, कहेंगे कि जाइए और ट्रीट करके ले आइए। ये है हमारा 2000 mg पर लीटर कॉज फॉर रिजेक्शन। नोट कर लीजिए इसको।
सो एक पॉइंट और हम डिस्कस करना है कि अभी हमने जब मेजरमेंट में देखा था, जब हम फिल्टर से पास कर रहे थे सस्पेंडेड सॉलिड और डिजॉल्व सॉलिड को, तो ऐसा देखा जाता है कि कुछ सस्पेंडेड सॉलिड जो कि हमें विजुअल होते हैं वो भी पास हो जाते हैं, बहुत स्मॉल, सब नहीं, बहुत स्मॉल पास हो जाते हैं और वो हमें देख सकते हैं उसको, उनको हम अपनी आंखों से। लेकिन अब वो पास हो गए तो डिजॉल्व सॉलिड में काउंट होने लगते हैं। इसीलिए इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए एक बात बोली गई कि क्या होगा कि डिजॉल्व और सस्पेंडेड को हटाकर फिल्ट्रेबल एंड नॉन फिल्ट्रेबल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, कि मतलब फिल्टर मेम्ब्रेन से जो सॉलिड्स पास हो गए, जो पास हो गए, वो हमारा फिल्ट्रेबल, मतलब वो हमारा डिजॉल्व सॉलिड कहलाएगा। मतलब जो फिल्ट्रेबल है, अब वो चाहे दिखे चाहे ना दिखे, अब उसको हम डिजॉल्व सॉलिड बोलेंगे। और जो हमारा ऊपर रहेगा मेम्ब्रेन के ऊपर, जो नॉन फिल्ट्रेबल है, वो हमारा सस्पेंडेड सॉलिड्स हो गया। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो पहला हमारा सस्पेंडेड सॉलिड टॉपिक अब जाके ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, टर्बिडिटी की। हमारे 5 थे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, जिसमें से पहला कंप्लीट हो गया सस्पेंडेड सॉलिड। नेक्स्ट बात करते हैं हम टर्बिडिटी। चलिए, टर्बिडिटी देखिए क्या होता है। टर्बिडिटी को अगर हम डिफाइन करें तो टर्बिडिटी को डिफाइन किया जाता है ऐसे कि इट इज़ द एक्सटेंट टू विच लाइट इज इधर absorbed और scattered ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स इन वाटर। तो बात समझिए कि टर्बिडिटी जो आती है हमारी, ये सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से ही आती है। सस्पेंडेड सॉलिड्स वाटर में प्रेजेंट होंगे तो टर्बिडिटी आएगी। तो क्या बोला गया कि टर्बिडिटी जो होती है सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से, जो लाइट हम अगर पास करेंगे किसी वाटर सैंपल में, तो उसके वजह से जो लाइट स्कैटर्ड हो जाती है या एड्जॉर्ब हो जाती है सस्पेंडेड सॉलिड द्वारा, वही हमारी टर्बिडिटी, वही होती है टर्बिडिटी, और कुछ नहीं होती। तो मतलब क्या हुआ, ये स्कैटरिंग, मतलब कि अगर इसे देखिए, ये हमारा बीकर है, एकदम प्योर, मतलब क्लीन वाटर, कोई सस्पेंडेड सॉलिड नहीं। हम यहाँ से लाइट पास किए अगर, तो ये यहाँ से हमें दिखेगी निकलती हुई लाइट। लेकिन वहीं अगर एक हमारा सस्पेंडेड सॉलिड वाटर प्रेजेंट है सैंपल, और हमने यहाँ से अगर लाइट पास किया, तो क्या होगा, यहाँ सस्पेंडेड सॉलिड बीच में प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे, ढेर सारे। वो क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब, कुछ सस्पेंडेड सॉलिड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और कुछ क्या करेंगे, उसको इधर उधर रिफ्लेक्ट कर देंगे। जब लाइट उनसे टकराएगी तो इधर उधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होती है हमारी टर्बिडिटी। टर्बिडिटी अब हो गई हमारी, बात समझ में आती है। अगर वैसे ही हम बात करेंगे इसमें कि सोर्स क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है। तो पहला तो होता है सोर्स। अब समझिए किस वजह से आ रही, सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से आ रही। तो सस्पेंडेड सॉलिड के जो सोर्स थे हमारे, वही सोर्स हो जाएंगे टर्बिडिटी में भी। नेक्स्ट आती है बात इम्पैक्ट की। तो इम्पैक्ट में भी वही सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, क्योंकि सस्पेंडेड सॉलिड ही रीज़न है हमारा टर्बिडिटी का। तो जो हमारे रीज़न था इम्पैक्ट, मतलब सोर्स इम्पैक्ट का सस्पेंडेड सॉलिड के लिए, वही हो जाएगा टर्बिडिटी के लिए। एक दो चीज़ें और जुड़ जाएंगी। क्या जुड़ जाएंगी, फर्स्ट हमारा आता है कि टर्बिडिटी इन नेचुरल वाटर बॉडी इंटरफेयर्स विद द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट। मान लीजिए ये कोई हमारी रिवर है, ये हमारी कोई रिवर है, ठीक है, ये उसका सरफेस है वाटर का। क्या होगा, सनलाइट यहाँ से आ रही है, और अंदर नीचे एनिमल्स भी तो होते हैं, फिशेस होती हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक। यहाँ से सनलाइट पास होगी तो अंदर जो प्लांट से फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, तभी उसी ऑक्सीजन से तो ये सब जिंदा रहते हैं। तो अगर टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वही बात है कि लाइट आई सनलाइट, लेकिन टर्बिडिटी की वजह से लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी और स्कैटर हो जाएगी। नीचे जो प्लांट्स हैं जो सनलाइट को चाह रहे हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, उनको लाइट मिल ही नहीं पाएगी। तो क्या होगा, जब लाइट नहीं मिलेगी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, तो सारे एनिमल जो है ये मर जाएंगे। तो इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए
जो हमें ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ उसमें सनलाइट पहुँचे, ताकि अंदर जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकें, और इसीलिए टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा एक और इम्पैक्ट आता है कि अगर टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स के लिए वो जो है इफ़ेक्ट करती है, उनके लिए डेंजर क्रिएट करती है। ये हो गया हमारा इम्पैक्ट हो गया। अब आते हैं मेजरमेंट पे। मेजरमेंट इसका इम्पोर्टेंट है। इसके मेजरमेंट जो है हमारे तीन तरह से मेजरमेंट होते हैं, मतलब तरीके हैं हमारे मेजर करने के। सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा टर्बिडिटी रॉड मेथड। टर्बिडिटी रॉड मेथड बहुत ही सिंपल सा मेथड है। टर्बिडिटी रॉड मेथड तो देखिए क्या उसमें क्या होता है, जैसे कि नाम आ रहा है टर्बिडिटी रॉड मेथड। रॉड से समझ में आ रहा है कि रॉड होगी इसमें कोई। तो क्या होता है कि इसमें एल्यूमिनियम की रॉड होती है, एल्यूमिनियम की रॉड होती है जिसके टिप पे प्लेटिनम का होता है। ये प्लेटिनम के टिप होती है और ये हमारा एल्यूमिनियम की रॉड होती है। इसको क्या करते हैं, जिसकी भी हमें टर्बिडिटी निकालनी है उसमें हम क्या करते हैं, इस रॉड को डालते हैं। अभी मैं बताता हूँ क्या कैसे करते हैं, पहले आप इसे बेसिकली सुन लीजिए। जनरली क्या करते हैं कि जिस भी सैंपल हमें निकालना है टर्बिडिटी कितनी है, उसमें हम इस एल्यूमिनियम रॉड को इमर्स करते हैं। इमर्स करते हुए देखते हैं इसके ऊपर से देखते हैं इसकी टिप को। जैसे जैसे अंदर चली जाएगी टिप, वैसे वैसे इसका दिखना बंद होता जाएगा, और जिस डेप्थ पे ये हमारी टिप दिखना बंद हो जाएगी उस डेप्थ को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सैंपल था बीकर में। ठीक है, हमें इसकी टर्बिडिटी निकालनी है जो सैंपल अंदर प्रेजेंट है। क्या किया हमने, एल्यूमिनियम रॉड को इसमें इमर्स कराया और ऊपर से ही हम ऐसे आइज है, ऊपर से हम इसको देख रहे हैं, इसकी टिप को देखते आ रहे हैं। जैसे जैसे अंदर जाता जा रहा है रॉड, वैसे वैसे इसकी टिप दिखना बंद हो रही है, क्योंकि टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी वजह दिखना बंद हो रही है। और जिस डेप्थ पे ये दिखना बंद हो जाएगी उस डेप्थ को हम नोट कर लेंगे। ठीक है, हमने देख लिया कि इसकी क्या डेप्थ है जिस पर टिप दिखना ही बंद हो जा रही है। फिर क्या करेंगे देखिए, एक मिनट, उसके बाद ये देखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें अब डेप्थ मिल चुकी है। हमें एक स्टैंडर्ड एक क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेश प्योर वाटर लेंगे। कितना, 1 लीटर प्योर वाटर लेंगे और इसमें इस डेप्थ के एल्यूमिनियम रॉड को इतना इमर्स कर देंगे। जितना ये डेप्थ थी उतना ही इसको यहाँ पर हमने इमर्स कर दिया। ठीक है, मान लीजिए ये हाइट h है, तो ये भी हाइट h ही है। इतनी डेप्थ हमने पहले से इमर्स कर दी। अभी ये दिख रहा है कि क्लीन वाटर में डाला। अब हमें टर्बिडिटी निकालना है कि उसकी वैल्यू क्या है पर लीटर। तो क्या किया हमने, फ्रेश वाटर में इसको इमर्स कराया इस रॉड को, और अब इसमें क्या करेंगे, सिलिका ऐड करेंगे। सिलिका एज इन पाउडर्ड फॉर्म में ऐड करते हैं, एज सिलिका डाइऑक्साइड, SiO2 से, जिसे फुलर अर्थ भी बोला जाता है। ठीक है, इसको सिलिका ऐड करते जाएंगे और जिस कंसंट्रेशन पे मतलब पानी इसमें आ रहा है, सस्पेंडेड सॉलिड्स आ रहा है सिलिका, तो क्या होगा, पानी गंदा हो जाएगा, टर्बिडिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जिस कंसंट्रेशन पे एक कंसंट्रेशन आएगी, जो हम इसको ऐड कर रहे हैं, कंसंट्रेशन आएगी जब ये फिर से हमें नीडल दिखना बंद हो जाएगी। अब हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि इसमें वाटर कितना है, इसकी कंसंट्रेशन मालूम है, कितना हमने सिलिका ऐड किया, किस कंसंट्रेशन पे हमने कितना कंसंट्रेशन ऐड किया कि हमें इसके टिप दिखना बंद हो गई, ये भी हमें मालूम है।
तो हमें पता चल गया ना कि कितना mg पर लीटर, कितना mg सिलिका ऐड किया 1 लीटर, कि हमें इसका दिखना बंद हो गया, मतलब कि इतनी टर्बिडिटी इसमें आ गई, इतनी डेप्थ पे दिखना बंद हुआ था यहाँ पे, इतनी डेप्थ पे यहाँ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि जितना टर्बिडिटी इसमें वही इसमें, तो हमें इसी टर्बिडिटी निकालनी थी, वो हमने इस मेथड से निकाल ली। जो भी इसमें एक्स अमाउंट होगा उसे एक्स mg पर लीटर, ये हमारी टर्बिडिटी आ गई इसकी। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करते रहा। हमने क्या किया कि रॉ वाटर को एक बीकर में लिया और उसमें अपना एल्यूमिनियम जो रॉड होता है विद प्लेटिनम नीडल एट टिप, उसको इमर्ज किया, और जिस डेप्थ पे हमें इसकी टिप दिखना बंद हो गई उसको नोट किया। फिर हमने इस रॉड को एक फ्रेश वाटर में उतनी डेप्थ इमर्ज किया, और हमें पहले से वाटर कंसनट्रेशन मालूम है, हम इसमें सिलिका ऐड कर रहे हैं इन पाउडर्ड फॉर्म एज सिलिका डाइऑक्साइड SiO2, फिर इसमें ऐड कर रहे हैं, और जिस कंसंट्रेशन पे हमें यहाँ पर भी टिप दिखना बंद हो जाएगी उस कंसंट्रेशन को नोट कर लेंगे, और सिलिका की वो कंसंट्रेशन पर लीटर, यही हमारी टर्बिडिटी हो जाएगी जो कि इसमें थी। इस तरह से हम टर्बिडिटी को निकाल पाएंगे। अब इतना बात समझ में आती है। अब इसको सवाल आता है कि इसको मेजर कैसे करते हैं, मतलब कि इसकी मतलब mg पर लीटर में तो एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन इसको बोलते क्या है, मतलब इसको mg पर लीटर में ppm में मेजर कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड जो दिया गया है वो होता है सिलिका टर्बिडिटी यूनिट, सिलिका टर्बिडिटी यूनिट STU इसको एक्सप्रेस किया था, ये स्टैंडर्ड माना गया, दिया गया है। बाकी इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, और इसको लेकिन स्टैंडर्ड बोला गया। इस पर क्वेश्चन आते हैं कि पूछा गया है प्रीवियस ईयर ESE में कि जो हमारी टर्बिडिटी होती है इस मेथड से कौन सी यूनिट में स्टैंडर्ड उसको होता है, स्टैंडर्ड में लिया जाता है, वो होती है हमारी सिलिका टर्बिडिटी यूनिट। तो टर्बिडिटी रॉड मेथड जो कि फर्स्ट मेथड था वो हमारा यही इतना ये टोटल, इसको नोट कर लीजिए आराम से। फिर आते हैं नेक्स्ट मेथड पे जो कि हमारा जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। चलिए इसको आप पॉज करके नोट बना लीजिए, नेक्स्ट मेथड पे आना। सेकेंड है हमारा जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। ये भी हमारा टर्बिडिटी मेजर करने का एक तरीका है। उसका सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये मेथड तभी यूज होता है व्हेन टर्बिडिटी इज ग्रेटर देन 25 यूनिट्स, मतलब और 25 यूनिट से ज़्यादा टर्बिडिटी भी ये मेजर कर सकता है, उससे कम होगी तो मेजर नहीं कर पाएगा। तो इससे बात समझ में आई, जो हमारी वाटर सप्लाई होती है जो हमारे घरों में आती है उसके लिए तो यह ही नहीं, क्योंकि उसमें टर्बिडिटी बहुत ही कम होती है, उसके लिए होता ही नहीं। लेकिन हाँ नेचुरल वाटर बॉडी देखिए, जो पॉन्ड्स वगैरह हुए उनकी टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें करते क्या है, इसमें देखिए होता क्या है, इसमें मेटालिक कंटेनर होता है। ये कंटेनर हमारा मेटालिक होता है, इसकी साइड्स मेटालिक होती है, ऊपर से तो ओपन ही होगा, और इसका लेकिन जो बॉटम है ये ग्लास का होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का होता है। जिस सैंपल का हमें टर्बिडिटी निकालनी है उसको हम इसमें डालते हैं, और नीचे से हम फ्लेम ऑन कर देते हैं, ठीक है, और ऊपर से हम इस फ्लेम को देखते हैं इस सैंपल के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सैंपल धीरे धीरे ऐड करते जाते हैं, धीरे धीरे ऐड करेंगे, एकदम से नहीं। नीचे फ्लेम पहले जल रहा है, उस पर हमने कंटेनर को रखा और ऊपर से हम इस फ्लेम को देख रहे हैं। अब इसमें हम वाटर को ऐड करते जाएंगे, और जिस डेप्थ पे हमें ये फ्लेम दिखना बंद हो जाएगी वहीं पे हम इसको ऐड करना बंद कर देंगे।
मतलब देखिए क्या होता है कि इसमें ये लाइट हम जब ये हमारी आंखों में पहुँची तभी तो हमें दिखती है। अब टर्बिडिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि ये लाइट यहाँ से पास ही नहीं हो पा रही, मतलब हमें दिख ही नहीं रही है। तो उस हाइट को मेजर करेंगे और फिर उससे टर्बिडिटी को हम निकाल लेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस मेथड में निकाला था सिलिका वाले मेथड से। और भी बहुत मेथड है वैसे, लेकिन हमें इतना ही जानना है। ये हमारा इसमें देखिए प्रिंसिपल क्या आता है। प्रिंसिपल हमारा इसमें और पिछले वाले मेथड में यही है कि लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, मतलब जितना ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी लाइट उतना ही कम टर्बिडिटी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लाइट जितना ट्रैवल करेगी उतना ज़्यादा हमें दूर तक दिखे, मतलब दिखेगी ज़्यादा। जितना ही लाइट कम ट्रैवल करी मतलब टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ही कम सैंपल में ही जो है वो हमें दिखना बंद हो गई। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बात ध्यान दीजिएगा। स्मॉलर द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय लाइट मोर इज द टर्बिडिटी एंड वाइस वर्सा। तो हमारा जैक्सन टर्बिडिटी मीटर में इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। इसकी जो टर्बिडिटी होती है उसको एक्सप्रेस करने के जो यूनिट्स होते हैं वो फिर से वही ppm हो सकता है, mg पर लीटर हो सकता है। जैक्सन टर्बिडिटी, क्योंकि ये जैक्सन टर्बिडिटी मीटर है, इसके जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ पर भी जो मोस्ट एप्रोप्रिएट माना जाता है वो हमारा वही होता है पिछला वाला सिलिका टर्बिडिटी यूनिट। इसमें बस इतना ही जानना है, ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब 25 यूनिट से ज़्यादा होगा टर्बिडिटी तभी इसको हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, उससे कम ये मेजर ही नहीं कर पाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है वो इसका टर्बिडिटी का लास्ट मेथड है, लेकिन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। थर्ड आता है हमारा बेलीज टर्बिडिटी मीटर एंड नेफ्लोमीटर। ये हमारे दो अलग अलग डिवाइस होता है मेजर करने का टर्बिडिटी। इसमें ध्यान अच्छी बात ये है कि ये जो हमारा मेथड होता है ये हमारा अगर टर्बिडिटी लेस देन 1 यूनिट है तभी उसको भी मेजर कर सकता है। इसलिए ये हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो होती है हमारी उसकी टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर लेस देन 1 यूनिट है तभी भी ये उसको मेजर कर सकता है अच्छे से। लेकिन जो इसमें मेजर करने का तरीका होता है दोनों डिवाइस का अलग अलग होता है। पहला वाला डिवाइस होता है बेलीज टर्बिडिटी, ये हमारा स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से नोट बनाइएगा। जो बेलीज टर्बिडिटी मीटर है ये हमारा स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे काम करता है, और जो नेफ्लोमीटर है ये हमारा एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। कैसे काम करता है वो हम आगे देखते हैं। पहले हम बात करेंगे बेलीज टर्बिडिटी मीटर की, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है दोनों मेथड में कि एक हमारा जो टेस्ट सैंपल मतलब कि जिसकी हमें टर्बिडिटी निकालनी है वो हमारा टेस्ट सैंपल कहलाएगा, वो लेते हैं। एक हम स्टैंडर्ड सैंपल लेते हैं, मतलब कि जिसकी हमें टर्बिडिटी पहले से मालूम है, मतलब उससे टेस्ट सैंपल का एक कंपैरिजन करके इसमें निकाला जाता है। वो कैसे निकाला जाता है वो हम देखते हैं अभी, लेकिन इतना समझिए कि दोनों मेथड में प्रिंसिपल दोनों का अलग है। बेलीज का हमारा एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल है और नेफ्लोमीटर का बेलीज का हमारा स्कैटरिंग प्रिंसिपल है, और नेफ्लोमीटर का हमारा स्कैटरिंग प्रिंसिपल है उसका बेलीज का, और नेफ्लोमीटर का स्कैटरिंग प्रिंसिपल है। लेकिन जो दोनों में किया क्या जाता है कि टेस्ट सैंपल लेते हैं, स्टैंडर्ड सैंपल लेते हैं, सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं और फोटोमीटर लेते हैं, इनके हेल्प से हम मेजर करते हैं। देखिए कैसे क्या होगा, यहाँ पे हमारी होगी सोर्स ऑफ लाइट,
मतलब ये लाइट फेंक रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा होगा टेस्ट सैंपल, जिसकी हमें टर्बिडिटी निकालनी है, वो हमें टेस्ट सैंपल है। और इसके जस्ट पीछे हमारा यहाँ फोटोमीटर रखा होता है। नीरू तू तो ना लिख रहा है ना। ये हमारा फोटोमीटर होगा। यहाँ टेस्ट सैंपल हो गया, पीछे उसके जस्ट पीछे फोटोमीटर रखा जाता है, और इसी के से बगल में हमारा ये स्टैंडर्ड सैंपल रखा गया, और उसके पीछे हमारा फोटोमीटर रखा जाता है। फोटोमीटर क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से फेंकी जाएगी सोर्स ऑफ लाइट, टेस्ट सैंपल से पास करेगा, और फोटोमीटर उसको डिटेक्ट करता है। फोटोमीटर काम यही है जो लाइट को डिटेक्ट करता है। यहाँ से भी क्या की जाएगी, लाइट पास की जाएगी, यहाँ से पास होगा और फोटोमीटर उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। देखिए मैंने कहा था बेली स्टेबिलिटी मीटर में स्कैटरिंग नहीं, वो एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, सोर्स ऑफ लाइट है, इसको पास कराया गया टेस्ट सैंपल से, उससे पास करके जो लाइट निकल रही है वो डायरेक्टली फोटोमीटर एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल हो गया ना। अब कितना कंसंट्रेशन पे लाइट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको स्टैंडर्ड सैंपल से कंपेयर करके हम इसकी टर्बिडिटी निकाल देते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल हुआ नेफ्लोमीटर का, नेफ्लोमीटर का नहीं, बेली स्टेबिलिटी मीटर का। इसको बना लीजिए फटाफट, इसमें इतना ही है और कुछ नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा नेफ्लोमीटर। फिर से यहाँ भी वही होता है, वैसे यहाँ प्रिंसिपल अलग हो जाता है थोड़ा। ये हो गया सोर्स ऑफ लाइट, ये हमारा हो गया टेस्ट सैंपल, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड सैंपल, और यहाँ पे फोटोमीटर ना यहाँ पे रखा जाएगा, उसके पीछे नहीं रखा जाएगा। यहाँ क्या होता है कि जब अब यहाँ से लाइट पास हुई, तो मैंने क्या बोला था कि कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती है, कुछ स्कैटर्ड हो जाती है। नेफ्लोमीटर स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जो लाइट यहाँ पे इसके टर्बिडिटी की वजह से जो लाइट स्कैटर्ड होके यहाँ पे आई, ये उसको सेंस करता है। ये स्कैटर्ड लाइट है ना। वैसे यहाँ भी होगा, यहाँ से लाइट आएगी स्टैंडर्ड सैंपल में, और ये स्कैटर्ड लाइट ये फोटोमीटर से सेंस कर लेता है। वैसे भी यहाँ स्टैंडर्ड सैंपल से कंपेयर करके इस मेथड से हम जो है टेस्ट सैंपल की टर्बिडिटी को बता देते हैं। ये हो गया हमारा नेफ्लोमीटर का प्रिंसिपल। नेफ्लोमीटर में एक चीज़ और देखने वाली चीज़ है कि जब हम इसको कंपेयर करके निकालते हैं टर्बिडिटी, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि वाटर में सिलिका ऐड कर रहे थे, 1 लीटर वाटर में सिलिका ऐड कर रहे थे। कि नेफ्लोमीटर में क्या करते हैं, फॉर्माजीन को ऐड किया जाता है। फॉर्माजीन क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन। ये फॉर्माजीन मतलब जनरल नेम है। तो इसको क्या करते हैं, 1 लीटर वाटर में ऐड करते हैं, और उससे फिर हम जो है उसकी टर्बिडिटी को निकालते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, इसकी फॉर्माजीन टर्बिडिटी इसकी मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट बन जाती है। इसके अलावा भी है mg पर लीटर और ppm, STU वगैरह, NTU, लेकिन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट क्या हो जाएगी, फॉर्माजीन टर्बिडिटी यूनिट। और हमने 3 मेथड देख लिए टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि ये 3 मेथड कंप्लीट होते हैं। हम देख लेते हैं कि इसमें एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होती है वाटर में टर्बिडिटी की, और कॉज फॉर रिएक्शन क्या होती है। तो एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है,
एक्सेप्टेबल लिमिट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इस AL, ये होती है 1 NTU। NTU क्या है? नेफ्लो टर्बिडिटी यूनिट। 1 NTU इसकी हो गई एक्सेप्टेबल लिमिट। और कॉज फॉर रिजेक्शन ये होती है, कॉज फॉर रिजेक्शन ये होती है 10 NTU। 10 NTU से ज़्यादा हो गया तो वाटर को रिजेक्ट कर देंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, सब याद करने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो हमारी टर्बिडिटी कंप्लीट होता है, मतलब फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर से हमारा सस्पेंडेड सॉलिड कंप्लीट हो गया और टर्बिडिटी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे जो बाकी 3 बचे हुए हैं, दैट इज़ कलर, टेस्ट एंड ओडर और टेम्परेचर। उन तीनों को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। फिर हमारा फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर पे मूव करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग वीडियोस इस पे आते रहेंगे और मैं आपको इसी चैनल पे जो है मैथ्स भी पढ़ाऊँगा और एप्टीट्यूड भी पूरा कंप्लीट करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।